Hello my dear students, you are welcome to my YouTube channel English Classes with Sasi Singh once more, and today we will complete the poem number 2, that is My Good Right Hand. It is composed by Charles Mackay, and the meaning of the poem is not that the poet's right hand is good, it means it is beautiful. No, it doesn't mean so. It means that the right hand of the poet is very strong now. Okay, so let's move further. My good right hand means my strong right hand. It says the poet that his right hand is very strong now. But when it became strong, how it became strong, let's move further and know all the details. First we will read something about the poet, and then about the poem, and after that we will know the explanation in detail of this poem. So about the poet is Charles Mackay. He is the poet of this poem, born in 1814 and died in 1889. He was a Scottish poet, and he had early became worked as a journalist, author, novelist and songwriter also. And Mackay is mainly remembered for his book Extraordinary Popular Delusion and the Madness of the Crowds. Okay, this was the poem that made him very popular. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड नो अबाउट द पोएम. इसकी जो थीम है पोएम की वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि थीम को पता होना बहुत ज़रूरी होता है. वेन एवर यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, इफ यू आर ओनली राइटिंग द थीम ऑफ द पोएम, देन यू कैन गेट द फुल मार्क्स. आपको पूरे मार्क्स आपके मिल सकते हैं, क्योंकि पोएम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है. हाँ, थोड़ा अगर वो पूछता है तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको डालना है, बट टू मेक द वर्ड लिमिट कंप्लीट, वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने के लिए, जैसा भी एग्जाम में आता है आपके 30 to 40 वर्ड्स में आता है यहाँ से, तो वो आप कंप्लीट करने के लिए इसके थीम के पार्ट को वहाँ डाल सकते हो, और डालना ज़रूरी भी है, जिससे पता लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इस पोएम के बारे में है. सो फर्स्टली यू विल राइट द परफेक्ट आंसर दैट इज रिक्वायर्ड, वो आपको लिखना है. देन आफ्टर यू विल राइट द पार्ट ऑफ इट्स थीम. सो लेट्स सी, द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ द पॉवर्टी. जो पोएम है इसकी जो थीम है वो क्या है? कॉमन थीम है, और वो किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी से. एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, और इस तरीके से कि इस पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया गया, इस चीज से रिलेटेड है. मीन्स दिस द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी. की जो थीम है, पॉवर्टी ही इसकी विषय वस्तु है, और उस पॉवर्टी को कैसे फिर दूर कर दिया गया. ठीक है. व्हेन द पोइट फेल इन ग्रीफ, जब जो कवि है इस पोएम के चार्ल्स मैके, व्हेन ही फेलन इनटू ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जब वो दुखों में, समस्याओं में घिर गए, और क्या हुआ? ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम. सो एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंड, उनके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे उन्होंने उनको डेजर्ट कर दिया. डेजर्टेड मीन्स दे मेड हिम अलोन, अब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया. देखिए डेजर्ट, ये जो वर्ड हैं कुछ, ये अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये इसलिए ऐसे वर्ड्स लिटरेचर में यूज़ होते हैं, क्योंकि देखिए डेजर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता. मीन्स ऑल अलोन, चारों तरफ शांति ही शांति, अकेलापन. दैट्स वाई द पोएट इज यूजिंग, और वी यूज इन लैंग्वेज सच वर्ड्स. सो वॉट, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, उसके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने उसको डेजर्टेड कर दिया. मीन्स नाउ दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद हिम. नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया. एंड ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम दैम, एंड ऑल द रिलेटिव्स एंड हिज फ्रेंड्स वर नाउ गिविंग हिम लिप सिंपैथी. ओनली लिप सिंपैथी वो दे रहे थे, उसको सहानुभूति दे रहे थे, और उसका भला बन के दिखा रहे थे, ये बोले सीधा सीधा. द पोइट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कैसल ऑन सैंड. व्हाट द पोइट सेज, दिस इज द वेरी पॉपुलर और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू, कि अगर पोइट सोचते हैं कि ट्रस्ट करना किस पे? दूसरे लोगों पे, अदर पीपल पे ट्रस्ट करना कैसा है? ऐसा है जैसे कि हम लोग कैसल बिल्ड कर रहे हैं, कैसल बना रहे हैं. कैसल का मतलब होता है क्या? एक किला.
दुर्ग बनाना, किला बनाना। तो किला बना रहे हैं किस पे? सैंड पे। और सैंड जो होता है वो होता है बालू, जो कि किसके लिए फेमस होता है? बहुत जल्दी गिर जाता है, या मतलब एक तरीके से एक वीक फाउंडेशन पे हम कैसल बना रहे हैं। ऐसा दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करना बताते हैं पोइट, कि अगर आप दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक घर, ये ऐसा है जैसे कि आप एक वीक फाउंडेशन पे अपना घर बना रहे हो, मतलब सैंड पे कैसल बना रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड, इसलिए वो क्या करते हैं पोइट? डिसाइड करते हैं भगवान पे विश्वास करना, एंड हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, और खुद से क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। विद हिज रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न्ड इन हिम, और इस रियलाइजेशन के साथ उनका जो करेज है, उनकी जो हिम्मत है, पावर है, वो उनमें वापस आ जाती है। ही ओवरकम हिज सॉरो एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, अपने सारे सॉरोज यानी कि अपने दुखों से वो बाहर निकल जाते हैं। ओवरकम मीन्स टू गेट रिलीफ, उनको मुक्ति मिल जाती है। एंड सून बिकेम प्रॉस्परस, और वो जल्दी ही प्रॉस्परस बन जाते हैं। मीन्स ही वॉज लेस विद मनी, पैसा उनके पास खूब हो जाता है। एंड हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सॉरो एंड पेन, और इस तरीके से उनका जो हार्ड वर्क है वो उनको लिफ्ट अप कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है उनके सोरो और पेन से, उनकी सारी दुखों से, दर्द से। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द पोएम नाउ। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा वी आर मूविंग टुवर्ड्स। बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक तो एक्सप्लेनेशन आता है आरबीएससी बोर्ड के अंदर, 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ से आएगा, किसी भी पोएम के अंदर से एक स्टैंजा आपको मिलेगा। एंड ही वॉन्ट्स द एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन नॉट ऑल अलोन, एक्सप्लेनेशन आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ में देना होगा। जैसे आप हिंदी में संदर्भ और प्रसंग लिखते हो, द सेम एज यू विल राइट हियर। फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन दिस पोएम, then I will tell you the manner how to explain with reference and context. Okay, so let's move on. I fell into grief, I began to complain. One more thing that I want to say, it is, just wait. यस गाइज, वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इट इज कि आप जब भी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो उसमें कभी भी फर्स्ट पर्सन का हम लोग यूज नहीं करेंगे। वेन एवर यू आर राइटिंग द एक्सप्लेनेशन, नेवर यूज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी को कभी भी यूज नहीं करना है। इसको आप थर्ड पर्सन यानी कि ही और दैम में आप इसको चेंज करके या दे में चेंज करके तब आप लिखोगे। ठीक है, सो ये पहली कंडीशन होती है एक्सप्लेनेशन का। जब भी पोइट यहाँ पे आई लिख रहे हैं तो आप उसको आई नहीं लिखोगे, आप लिखोगे द पोइट और ही। ओके, सो लेट्स सी। I began to I fell into grief and began to complain. What the poet says that once he had fallen into grief, एक बार वो दुखों से घिर गए, उनको वो प्रॉब्लम्स में आ गए, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने लगे। व्हाट रिगार्डिंग द कंप्लेन्स वर, ये कंप्लेन्स किसके रिगार्डिंग थी? रिगार्डिंग द पॉवर्टी। ही वॉज लुकिंग फॉर हेल्प, यानी कि वो हेल्प के लिए देखने लगे, इधर उधर खोजने लगे कि भाई कोई मेरी हेल्प कर दे। सो व्हाट हैपेंड, वंस ही फैलन इनटू ग्रीफ, एक बार वो दुखों में, प्रॉब्लम्स में घिर गए, एंड नाउ ही वाज वेटिंग फॉर हेल्प टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। And I looked for a friend. What the poet again says that he searched a lot of for a friend. एक अच्छे फ्रेंड के लिए उन्होंने काफ़ी सर्च किया। लुक्ड फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर। उन्होंने काफ़ी सर्च किया कि उनका कोई अच्छा दोस्त उन्हें मिल जाए जो कि उनकी हेल्प कर सके। But I sought him in vain. I stands for the poet, but what he says that he sought him in vain. Sought का मतलब होता है find out. सब कुछ बेकार रहा, find करना, ढूंढना, सब बेकार रहा, व्यर्थ रहा। क्यों रहा? Because companions were shy. जो भी companions थे उनके, वो कैसे हो गए? Shy हो गए। Shy means indifferent हो गए एक तरीके से। नाउ दे वर नॉट एग्री टू हेल्प हिम। एंड द एक्वेंटेंस कौन होते हैं? लेस फेमिलियर पीपल, जिनको हम लोग बोलते थे, जिनसे थोड़ी बहुत पहचान होती है हमारी, वो होते हैं एक्वेंटेंस। एंड ऑल द एक्वेंटेंस वर कोल्ड, मीन्स दे वर ऑल्सो नॉट विलिंग टू हेल्प द पोइट. So what the poet says that once he had fallen into grief and now he was looking for a friend who could help him in his problems, in his difficulties. But what he says that all the things, all the waitings, all the searches were vain. सारी चीजें बेकार थी, because all the companions had became shy. They were not ready to help the
poet. They gave me good counsel. What the poet next says, वो बोलते हैं कि they gave me good counsel. Counsel means advices. उन्होंने सिर्फ poet को अच्छी अच्छी advices दी कि भाई तुम ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो. But dreaded their gold. What means to say, but they were not willing to help with the money to the poet. लेकिन वो poet की help अपने पैसे से करने के लिए agree नहीं हुए, बिल्कुल भी विलिंग नहीं हुए. एक बार फिर से आप देख लीजिए. वंस द पोइट हैड फैलन इनटू ग्रीफ एंड नाउ ही वाज वेटिंग, ही वाज कंप्लेनिंग टू द पीपल, ही वाज कंप्लेनिंग टू हिज फ्रेंड्स एंड ही वाज वेटिंग फॉर हेल्प. ही लुक्ड फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट ऑल द सर्चेस वर वेन. सारी जो खोजें थी वो उनकी बेकार थी. बिकॉज हिज ऑल द फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस हैड बिकम cold. They deserted him, they left him alone. उन सब ने उसको अकेला छोड़ दिया पोइट को. And they gave him a lot of counsels, a lot of advices, but never willing to help the poet with their gold, with their money. Gold means here money. Next, second stanza, what it says, let them go, I exclaimed, I have a friend at my side to lift me and add me whatever betide. To trust the world is to build on the sand. I will trust, but in heaven and my good right hand. What he next says in this stanza, he says that let them go means उनको जाने दो. किसको जाने दो? I exclaimed, and I told this all with a great surprise कि let them go. किसको जाने दो भाई? दो सेल्फिश फ्रेंड्स को जाने दो. अब पोइट बोलते हैं कि उन सेल्फिश फ्रेंड्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड. नाउ आई हैड गॉट अ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज इन माई फेवर, जो हमेशा मेरे फेवर में रहता है. ऐसा एक मेरा फ्रेंड मुझे मिल गया है. टू लिफ्ट मी एंड एड मी. टू लिफ्ट मी मीन्स टू ऑलवेज हेल्प मी. टू एड मी, एड मीन्स होता है हेल्प. टू लिफ्ट मी, मेरे को चीयरफुल करने के लिए, जॉयफुल करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए. वॉट एवर बिटाइड मीन्स वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड. वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड, द फ्रेंड whom I had got, जिसको मैं ढूंढ चुका हूँ, जो मुझे मिल चुका है, whom I had gotten, he will help me now. That's why those selfish friends are not required in any case now. To trust the world is to build on the castle. What he says again, he says that if you are trusting on selfish people, here the world means the people who are very selfish. स्वार्थी लोगों के लिए पोइट यहाँ पे बोलते हैं. और क्या बोलते हैं कि अगर आप स्वार्थी लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, then it is like to build castle on the sand. means you are making a house on a weak foundation. आप एक कमजोर फाउंडेशन पे, कमजोर नींव पे घर बना रहे हो अगर आप सेल्फिश फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, उन पे विश्वास कर रहे हो. आगे है, I will trust but in heaven and my good right hand. I will trust, मैं अब ट्रस्ट करता हूँ लेकिन उन सेल्फिश फ्रेंड्स पे नहीं. heaven, heaven means God, and my good right hand means मेरे strong right hand पे. It means what? That now the poet has started working hard. He was not waiting for helps to others. Okay, now he started believing on God. उसने भगवान पे विश्वास करना शुरू किया है और मेहनत करनी शुरू कर दी है. That's why he says that I will trust but in heaven. उन selfish लोगों पे ट्रस्ट नहीं करूंगा. heaven, heaven means God पे करूंगा, and my good right hand, मेरे strong right hand पे करूंगा. right hand that is always used to work, जिसको हम लोग हमेशा वर्क करने के लिए यूज करते हैं. The next line or next stanza is, my courage revived in my fortunes despite. What the poet says, that my courage means the power to fight against the difficulties. Okay, तो मेरे जो पावर है डिफिकल्टीज के अगेंस्ट फाइट करने का, वो रिवाइव्ड हो गया. रिवाइव्ड मीन्स केम बैक और टू रीस्टोर्ड. वो रीस्टोर्ड हो गया मेरे अंदर, या वापस आ गया. मेरे अंदर की जो पावर थी, जो करेज था, वो वापस आ गया. इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट का मीनिंग है इन स्पाइट माई बैड लक और इन स्पाइट माई इल लक. मेरे बुरे भाग्य के बावजूद भी मेरी जो करेज था, पावर था डिफिकल्टीज के अगेंस्ट फाइट करने का, वो मेरे अंदर रीस्टोर्ड हो गया. एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट. एंड नाउ वॉट द पोइट अगेन सेज, further says that now his hand has become very strong. अब उसका जो हाथ है वो काफी strong हो गया. It means his hand is always ready to work, hard work. And my spirit was light means now his spirit का means होता है mood.
Now his mood was very cheerful. What it means that after believing on God and started working hard, he had got a strong hand and a cheerful mood. See, let's further. It raised me from sorrow, it saved me from pain. What the poet next says, he says that those believe on God and my strong right hand raised me from all the sorrows. सारे sorrows से मुझे क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, and saved me from pain, सारे दुखों से मुझे दूर कर दिया. It fed me and clad me again and again. Fed me means खिलाना, फीडअप करना. तो इट फेड मी मीन्स मेरा जो स्ट्रॉन्ग राइट हैंड था जिससे मैंने दिन रात हार्ड वर्क किया और पैसा कमाया, उसकी वजह से ही मैं क्या कर पाया, अच्छा मुझे खाने को मिला. एंड क्लेड मी, क्लेड का मीनिंग होता है वियर करना, पहनना, ड्रेस पहनना, अच्छे अच्छे मैं कपड़े पहन पाया. अगेन एंड अगेन मीन्स रिपीटेडली, वेन एवर इट वॉज रिक्वायर्ड, तो मैं अच्छा खाना खा पाया और अच्छे कपड़े पहन पाया. लेट्स मूव फर्दर. द पोइट हु हैड लेफ्ट मी केम बैक. एवरीवन, वॉट ही सेज कि जो फ्रेंड्स थे जो मुझे लेफ्ट करके चले गए थे, नाउ दे वर बैक. एवरी वन ऑफ देम, हर कोई, उनमें से हर कोई वापस आने लगा मेरे पास. व्हेन आई गॉट प्रॉस्परस, जब मेरे पास पैसा आ गया, मैं समृद्ध हो गया, तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पास आने लगे. एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन. और वो डार्केस्ट एज एडवाइजर सब कैसे लग रहे थे, सन के जैसी ब्राइटनेस शो कर रहे थे. इट मीन्स दे वर शोइंग दैट दे वर नॉट सेल्फिश. वो ऐसा शो कर रहे थे कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश ही नहीं थे. ठीक है, सो दे वर डार्क फ्रेंड्स, डार्क एडवाइजर्स. नाउ दे वर हैविंग शाइन्स ऑन देयर फेस लाइक अ सन. Okay, I need them no more. What the poet says कि now he is not in need of those selfish friends, as they all understand and they all know it very well that the poet is not in need for them. उनकी अब उसकी हेल्प को ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि कवि को, पोइट को उन लोगों की अब कोई हेल्प नहीं चाहिए. I thank thee, I trust thee, my good right hand. I thank thee. Thee means होता है YOU, यानी कि किसको थैंक कर रहा है ये, माई गुड राइट हैंड, अपने स्ट्रॉन्ग राइट हैंड को थैंक कर रहा है. आई थैंक दी, मैं उसको थैंक करता हूँ और उस पर ही ट्रस्ट करता हूँ. किस पे, माई गुड राइट हैंड पे, अपने स्ट्रॉन्ग राइट हैंड पे ही अब मैं बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ और उसी को थैंक्स करता हूँ. सो दिस वे गाइज वी नो हाउ टू एक्सप्लेन द पोएम and just move further and know how to write its reference and context to get full marks in exam. सो गाइज लेट्स सी. आई फेल इन टू ग्रीफ वाला जो फर्स्ट स्टैंजा अपना है, उसके लिए अगर हमें रेफरेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, दैट दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम दैट इज माई गुड राइट हैंड एंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके. दिस इट विल कॉल द रेफरेंस. रेफरेंस के अंदर सिर्फ आपको पोएम का नाम लिखना है और पोइट का नाम लिखना है, और हमेशा रिटन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, कंपोज्ड लिखोगे, दैट द पोएम इज ऑलवेज कंपोज्ड. ओके, कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, और इसको लिखेंगे, इसमें इस स्टेंजा के अंदर जो भी बताया होता है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फॉल्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो अपनी पुअर कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और अपने जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो कि फॉल्स हैं, झूठे हैं, सेल्फिश हैं, उनके बिहेवियर को शो कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से, और एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर यहाँ से पढ़ना है तो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा के लिए किस तरीके से अपने को रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं. एज लेट देम गो वाला जो सेकंड स्टेंजा है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ गुड राइट हैंड. जैसा कि मैंने कहा, रेफरेंस सबका एक ही होगा, सेम ही होगा, सिर्फ पोएम का नाम लिखना है और उसमें पोइट का नाम लिखना होता है. उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेंजा है वो बोलता है कि अब उसको उन फ्लैटर फ्रेंड्स की, उन चापलूस दोस्तों की, मित्रों की, उन सेल्फिश फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है. कुछ इस तरीके से बोलता है, क्योंकि अब उसने गॉड पे बिलीव करना और अपने स्ट्रॉन्ग राइट हैंड पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है. तो कैसे लिखेंगे, द पोइट फील्स सॉरी फॉर बिलीविंग हिज फ्लैटरिंग फ्रेंड्स and he leaves them aside and decides to work hard with
फेथ इन गॉड। अब अपने फ्रेंड्स को वो एक साइड में कर देता है, अब उसको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, ऐसा इस स्टैंजा के अंदर बोलते हैं पोइट। और अब वो उनको क्या करता है, डिसाइड करता है हार्ड वर्क करने का विद फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रख के अब हार्ड वर्क करने का वो डिसाइड कर ले। सो गाइज दिस वे वी ऑलवेज राइट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सबसे बाद में आएगा, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस। रेफरेंस में सिर्फ पोएम का नाम लिखना है आपको और पोइट का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी आपको लग रहा है कि स्टेंजा के अंदर जो भी हो सकता है वो स्टेंजा कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, और एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में करना ही है टू गेट 4 मार्क्स कंप्लीटली। विद इन इट व्हाट आई सेड कि वेन एवर यू आर हैविंग द फर्स्ट पर्सन देयर इन द पोएम के स्टेंजा में जहां भी आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन करते वक्त उसको फर्स्ट पर्सन में एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको हमेशा थर्ड पर्सन में एक्सप्लेन करोगे। ओके गाइस, वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।